आपको क्या लगता है सेविंग अकाउंट में आप आपकी सेविंग रख के उसे सिक्योर कर रहे हो? अगर ऐसा आप सोचते हो तो ये केवल आपकी गलतफहमी है। मैं तो बोलता हूँ कि सेविंग अकाउंट का नाम ही बदल देना चाहिए। उसको सेविंग अकाउंट नहीं किलिंग अकाउंट बोलना चाहिए, क्योंकि वो दिन ब दिन हमारे पैसों को स्लोली खत्म करता रहता है। अगर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखेंगे तो भी हमें हमारी ये बात समझ में आएगी। सेविंग अकाउंट में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2%। और इन्फ्लेशन क्या रेट से बढ़ रहा है? 6% से। मतलब आप समझ सकते हो, जो पैसा आपने सेविंग अकाउंट में रखा है वो कम से कम 4% से तो अपनी वैल्यू दिन ब दिन खो ही रहा है। और एक मिथ ऐसा भी है कि हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि मेरी जो भी अमाउंट बैंक के सेविंग अकाउंट में है वो कंप्लीटली सिक्योर है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको पता है, आपकी जो भी अमाउंट आप अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उसके ऊपर केवल 5 लाख तक की अमाउंट ही सिक्योर है। उसके ऊपर फिर आपका 50 लाख भी क्यों ना हो, उसके लिए बैंक कोई भी गारंटी नहीं लेती। लेकिन बैंक ये आपके पैसे से किस तरीके से खेल रही है? देखो, आप जो भी पैसा बैंक को दे रहे हो उसके ऊपर बैंक आपको दे रहा है 2%, लेकिन वही पैसा आप लोन स्वरूप बैंक से मांगने जाओ, वो कितने परसेंट में मिलेगा आपको? 10% में तो होम लोन मुश्किल से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन के लिए जाओ, व्हीकल लोन के लिए जाओगे तो फिर वो आपको 12%, 15%, 18 या 20% से भी मिल सकता है। ये तो बात हो गई रिटेल कस्टमर्स की, लेकिन यही पैसा बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देता है उनका बिजनेस चलाने के लिए, और वहां पे बहुत सारा इंटरेस्ट रेट चार्ज भी करता है। मतलब जो पैसा बैंक आपसे ले रहा है उसके ऊपर आपको दे रहा है 2%, लेकिन उसी पैसों पे बैंक कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट स्वरूप में खुद भी पैसा कमा रहा है। तो अगर आप आपके पैसों को बैंक में पड़े रहने दे रहे हो तो फिर ये कैश दिन ब दिन खुद की वैल्यू लूज करती जा रही है। और ऐसे में आप अगर सोचते हो कि मैं कभी अमीर बन पाऊंगा तो केवल ये सपना रह जाएगा। फिर ऐसे में हमें कौन से करेक्टिव स्टेप्स उठाने हैं? जो सिंपल चीज है वो ये कि हमें हमारे पैसों को काम पे लगाना होगा। और काम पे कैसे लगाए? उसी तरीके से जैसे बैंक कर रही है। हम हमारे लिए कुछ एसेट्स को काम पे लगा सकते हैं जो हम सोते रहे फिर भी हमारे लिए काम करते रहेंगे, हमारे लिए और भी पैसा जनरेट करते रहेंगे। और देखो, इसके लिए हमें एक बुक मदद करेगी, और ये बुक है विलियम बर्नस्टाइन, इन्होंने लिखी हुई द इंटेलिजेंट एसेट एलोकेटर। ये किताब हमारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करती है। देखते हैं ये कौन से ऐसे 10 एसेट्स है जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करने का काम करेंगे। आप ये 10 एसेट्स पूरी तरीके से अच्छे से समझे और उसके लिए वीडियो भी पूरा देखें। हो सकता है सभी एसेट्स आपके काम में ना आए, लेकिन कोई एक एसेट्स हो जो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर दे। विलियम वैसे तो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनकी जो फाइनेंस के प्रति पैशन थी उसके वजह से वो एक फेमस फाइनेंस ऑथर बन गए। उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टडी में ये पाया कि काफ़ी जो आम इन्वेस्टर होते हैं वो उनके इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हैं, और उसके पीछे उन्होंने जो रीज़न पाया वो ये था कि वो किसी भी स्ट्रैटेजी के बिना अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही जगह पे कर देते हैं। उनको एसेट एलोकेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी भी भनक ही नहीं होती, और इसी वजह से उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो फेल ज़्यादा होता है। और इसी में एक आम इन्वेस्टर को स्टेप बाय स्टेप गाइड का काम करने वाला विलियम का ये जो बुक है वो द इंटेलिजेंट एसेट एलोकेटर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुक हमें यही बताता है कि हमारी कोई भी रैंडम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम नहीं करेगी। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर अननेसेसरी के जो रिस्क है वो कम करने होंगे, और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एसेट एलोकेशन का। और वो हम अचीव कर सकते हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल एसेट्स में अलोकेट करने के बाद एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ। तो चलो देखते हैं ये ऐसे कौन से एसेट्स है जो हमें हमारी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेंगे। सबसे पहला एसेट है स्टॉक। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो मतलब आप वो कंपनी के मालिक बन जाते हो, और जैसे कंपनी ग्रोथ करती है वैसे ही आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी ग्रो होता रहता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए वोलेटाइल ज़रूर है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो वो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल एसेट है।
स्टॉक्स इन्फ्लेशन पे मात देने के लिए हमारे लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेट की तरह काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हम केवल स्टॉक्स में ही कर दें। और यहाँ पे काम आता है हमारा एसेट एलोकेशन का कंसेप्ट, और इसीलिए जो दूसरा एसेट है वो हमारे लिए काफ़ी पावरफुल हो जाता है, वो है म्यूचुअल फंड का एसेट। अगर देखो कोई स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, हो सकता है उसके पास कोई नॉलेज की लिमिटेशन हो या फिर टेक्निकल चीज़ें वो करने से डर रहा है, तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अपना ऑप्शन ज़रूर चूज कर सकता है। और देखो म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे हमारे लिए स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर्स काफ़ी एनालिसिस और एफर्ट्स उठाते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके भी हम अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर एसआईपी का कंसेप्ट यूज़ करें, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कंसेप्ट यूज़ करें, और हर महीने हम केवल 5,000 की इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट का जैसा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है वैसे हम केवल 12% का भी रिटर्न मान के चले, तो 20 सालों बाद हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 12 लाख की होगी, लेकिन जो हमने कॉर्पस जमा किया होगा वो 50 लाख का होगा। यानी आप समझ रहे हो, हम इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहे हैं लेकिन वेल्थ भी अच्छे तरीके से क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट काम करता है वो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट है, और इसीलिए जब भी हम ये एसआईपी करते हैं तभी हम कंपाउंडिंग का मैजिक खुद के लिए भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरीके से एसआईपी ना केवल हमारी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन बनाता है बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग का जादू भी चला देता है। एसआईपी को अच्छे से समझने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में कम एफर्ट्स के साथ हमें ज़्यादा प्रॉफिट बना देने की काबिलियत रखती है। ये हो गया दूसरा एसेट। अभी जाते हैं तीसरे एसेट की तरफ, वो है बॉन्ड्स। गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट कंपनीज हो, वो हमसे पैसा लेके हमें बॉन्ड इशू करते हैं और फिर ये बॉन्ड्स के लिए वो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देते हैं। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो उनके रिलेटेड जो रिस्क रहता है वो काफ़ी कम होता है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन हो या फिर हमारी लॉन्ग रन की रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, उसके लिए ये बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए काम करता है। अगर बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो वो मार्केट जब भी वोलाटाइल होता है या डाउन परफॉर्म करता रहता है तभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट को एक कुशन देने का काम करता है। एक डाउन साइड प्रोटेक्शन हमेशा ये बॉन्ड्स हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को देने का काम करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो भारत बॉन्ड ETF है जो सालाना 7 से 8% का इंटरेस्ट हमें देता है। दूसरा RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी 7.1% तक का रिटर्न हमें दे देता है, और ये जो रेट है वो हर 6 महीने में रिवाइज भी होता है। तो कम रिस्क के साथ ठीक ठाक रिटर्न अगर पाना है तो उसके लिए हमारे लिए बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अभी जो चौथा एसेट है वो है रियल एस्टेट का ऑप्शन। ये जो चौथा रियल एस्टेट का एसेट है वो खास करके इंडियन लोगों के लिए इमोशनली नहीं तो फाइनेंशियली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो समझो किसी के पास प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे है, तो वो एक रेंटल इनकम हमारे लिए पैसिव इनकम का काम करता है, और लॉन्ग रन में जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो भी बढ़ती रहती है, मतलब ही उसका एक वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर हम मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे सिटीज़ में देखे जाए तो फिर लास्ट के 10 सालों में यहाँ पे प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस है वो 6 से 12 गुना तक बढ़ चुकी है। लेकिन देखो ये एसेट के साथ कुछ और रिस्क भी एसोसिएटेड है, और इसीलिए हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इसी एक एसेट में डालना कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अगर हम रियल एस्टेट के बारे में देखें तो उसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने जाओ तो वो इमीडिएटली सेल होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए समझो जब भी हमारे पास एक सफिशिएंट लेवल पे अमाउंट आ जाए तभी फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से हम हमारी इनकम का एक जरिया ज़रूर बना सकते हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफिकेशन का ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो के लिए यूटिलाइजेशन करते हुए ये एसेट का सिक्योर एक ऑप्शन करके ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी समझो किसी के पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही कम हो और उसके बावजूद भी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसके लिए हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन है, और ये नेक्स्ट एसेट ऑप्शन है रीट्स का।
यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी समझो किसी को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है लेकिन उसके पास 50 लाख के अमाउंट नहीं है, तो फिर ये रिट ऐसे इन्वेस्टर्स को एक 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रदान करती है। अगर मार्केट में देखा जाए तो अभी हमारे पास माइंड स्पेस हुआ, बुकफील्ड हुआ या फिर एम्बेसी रिट हुआ, ये रिट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। ये रिट्स के ऑप्शन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी भी अवेलेबल होती है। बाकी एसेट से कंपेयर करते हुए ये इनको खास इस वजह से बनाता है क्योंकि रियल इस्टेट जैसे एसेट में भी हम 500 रुपये से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रिट्स ऐसे काम करते हैं कि जो भी ऑफिस स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका रेंट पे देना, ये सब काम करते हैं और इसी से जो रिटर्न आता है वो फाइनल इन्वेस्टर तक पहुँचाया जाता है। और इसी वजह से जो एंड रिटेल इन्वेस्टर है उसको रेंट के साथ जो भी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता है उसका फ़ायदा मिलता रहता है। तो ये था पांचवा एसेट रिट्स का। अभी बढ़ते हैं हमारे 6 एसेट की तरफ जो हमारे इंडियंस के लिए काफ़ी सेंसिटिव एसेट है और वो है गोल्ड। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी एक बार ऐसा बोला है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन मैन मेड एसेट्स व्हेन आई कैन इन्वेस्ट इन गॉड मेड एसेट। और गॉड मेड एसेट इनको किसको रेफर करना है, तो गोल्ड को, क्योंकि आप देख सकते हो इन्फ्लेशन हो या वॉर हो, ऐसी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन भी हो, लेकिन गोल्ड हमेशा अपनी पावर बना के रखता है। अगर आप 2005 में देखोगे तो जब भी गोल्ड की रेट 7,500 थी और आज 2025 में उसी गोल्ड की हम रेट देखने जाए तो वो 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी गोल्ड ने एनुअल जो रिटर्न जनरेट किया है वो देखे तो 11% का निकल के आता है। तो गोल्ड हमारे लिए एक क्राइसिस सिचुएशन के लिए एक अच्छा एसेट की तरह ज़रूर काम कर सकता है। आज की तारीख में तो गोल्ड से कंपेयर करते हुए सिल्वर भी एक कमोडिटी करके हमारे लिए एसेट का एक अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल करके दे रहा है। तो एक ओवरऑल कमोडिटी करके हम ये एसेट की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। जहाँ पे गोल्ड हुआ या फिर सिल्वर हुआ, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए हम ज़रूर सोच सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड इनके कंपैरिजन का एक रिसेंट वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो गोल्ड की तरह सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट का अभी जो ऑप्शन है उसको हम ज़रूर एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी बढ़ते हैं हमारे 7th एसेट की तरफ और ये है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। अगर म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से फंड मैनेजर होता है उसको काफ़ी सारे एफर्ट्स डालने होते हैं, अपना टेक्निकल नॉलेज यूज़ करके उसको रिटर्न जनरेट करके देना होता है। लेकिन अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो जो भी हमारे इंडिया के इंडेक्सेस है, यानी सेंसेक्स हुआ या फिर निफ्टी हुआ या इसी तरीके के और भी जो इंडेक्सेस है, उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड होने की वजह से जो भी हमारे इंडेक्सेस में ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली हमारे इंडेक्स फंड में भी ग्रोथ देखी जाती है और वो हमारे लिए एक लॉन्ग रन के लिए अच्छा खासा पावरफुल वेल्थ क्रिएशन का एसेट बन जाता है। इनकी एक खास बात यह है कि जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो चार्जेस देने होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनको रिलेटिवली जो एफर्ट्स डालने होते हैं वो कम होने की वजह से इंडेक्स फंड के लिए जो एक्सपेंस रेशो होता है, यानी इन्वेस्टर को देने वाले जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और इसी का हमें एक अच्छा खासा फायदा भी मिल जाता है। इंडेक्स फंड हमारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को कॉपी करता है और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में देश की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर हमारा देश जो अभी ग्रोथ कर रहा है उसका हमें फ़ायदा उठाना है तो इंडेक्स फंड एक आसान एसेट हमारे लिए हो सकता है। अगर इंडेक्स फंड का लास्ट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो उसने 13% का एनुअल रेट दिखाया है, यानी CAGR जो हम देख सकते हैं वो इंडेक्स फंड से 13% का निकल के आ रहा है। और अगर यही परफॉर्मेंस हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर केवल हमारी मंथ की 10,000 की इन्वेस्टमेंट आने वाले 20 साल में हमारे लिए 1 करोड़ का तो कॉर्पस ज़रूर बना पाएगी। और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, बिगिनर इन्वेस्टर है, वो तो इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़रूर शुरुआत कर सकता है, जहाँ पे वो कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बनाने के लिए ज़रूर प्लान कर सकता है।
अभी बढ़ते हैं 8वें एसेट की तरफ, जो है बिजनेस ओनरशिप। अगर बिजनेस फिर वो खुद का हो या दूसरे का, अगर उसमें हम अपने को इन्वॉल्व करके काम कर रहे हैं तो फिर वो हमें ना केवल कैश फ्लो देता है लेकिन उसी के साथ टैक्स बेनिफिट हुआ या फिर ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसे वो हमारे लिए एक पावरफुल एसेट का काम करता है। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको केवल बड़ा स्टार्टअप ही शुरू करना चाहिए। आप कोई फ्रेंचाइजी, कंसल्टिंग, ऑनलाइन कोचिंग इस तरीके का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। इतना ही नहीं तो यूट्यूब का भी आप अगर कंसिस्टेंट हो तो एक बिजनेस की तरह यूज़ करके उसमें ग्रोथ और रेगुलर इनकम पा सकते हो। तो ये हमारे लिए एक पावरफुल एसेट की तरह काम करेगा। अगर आप YouTube को लेके भी सीरियस हो तो आपको वीडियो बनाने में जो प्रोडक्ट्स यूज़फुल हो सकते हैं उनकी लिंक भी मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल हो सकती है। अगर देखो छोटा चाय का स्टॉल हो या फिर डोसा सेंटर हो, वो भी अभी इम्प्लीमेंट करना है तो 3 से 4 लाख में इंस्टॉल हो जाएगा और जो हमें मंथली 25 से 50 हज़ार तक की इनकम देने की पावर रखता है। तो ऐसे में ये बिजनेस ओनरशिप हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एसेट की तरह काम कर सकता है। अभी हमारा जो 9वां एसेट है वो डिजिटल एसेट्स। अगर हम क्रिप्टो के बारे में बात करें तो आप जानते होंगे, आपने शायद सुना भी होगा, जो बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस लास्ट के कुछ ईयर्स में दिखाया हुआ है। अगर बिटकॉइन की ही बात करें तो जो 2015 में $250 का था वो आज तकरीबन $1 लाख का हो चुका है। मतलब तकरीबन 400 गुना उसने अभी रिटर्न दे दिए हैं। केवल रिटर्न को देखते हुए हमें इसके एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी वोलेटाइल एसेट है, यहाँ पे रेगुलेशन भी काफ़ी कम है और ऐसे में अगर हम यहाँ पे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हम हमारे टोटल पोर्टफोलियो के 1 से 3% का इन्वेस्टमेंट डिजिटल एसेट में यानी ऐसे ही क्रिप्टोज में कर सकते हैं। भले एक्सपर्ट ने ये परसेंटेज बताया है लेकिन हमें भी केवल उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर हम खो भी दे तो भी हमें ज़्यादा दुख ना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा एसेट है वो 10th एसेट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। हमारे खुद के लिए जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसी को अभी तक अंडररेटेड भी माना गया है। हम खुद की हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद के नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद के स्किल डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो दिन ब दिन हम खुद बेहतर बनते जाते हैं। एक फिट पर्सन बाकी से कंपेयर करे तो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट पाया जाता है। तो फिर हेल्थ के लिए जिम जाना हो, नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ना हो या फिर स्किल अपग्रेड करने के लिए अलग अलग वर्कशॉप अटेंड करने हो, ये सबसे आप खुद को दिन ब दिन जो बेहतर बनाते जाते हो वो लाइफ लॉन्ग आपको रिटर्न देता ही रहता है। और इसी चीज़ में ये यूट्यूब चैनल भी आपको मदद करता है। तो इसी 10th एसेट को पावरफुल बनाने के लिए आप ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। ये तो हो गए 10 एसेट्स जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए मदद करेंगे, लेकिन इन्हीं एसेट्स का यूज़ करते समय हमें खुद के लिए असेसमेंट करना भी ज़रूरी हो जाएगी। और वो असेसमेंट के लिए हमें खुद की एज क्या है वो समझना होगा, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने हैं वो जानने होंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम कितना रिस्क ले सकते हैं वो समझना होगा। अगर एक सिंपल स्ट्रैटेजी या रूल बोले तो जब भी हम रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक जो सिंपल फॉर्मूला है वो 100 माइनस एज इज इक्वल टू योर इक्विटी एलोकेशन। यानी जितना भी आपका एज है उसको 100 से माइनस कर दोगे तो जो भी संख्या होगी उतने परसेंटेज का आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी समझो किसी की उम्र 30 है तो वो अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो में से 100 माइनस 30 यानी 70% का अलोकेशन स्टॉक मार्केट में कर सकता है और बाकी जो 30% है वो डेट फंड में, फिर वो बॉन्ड्स हुए या गोल्ड हुआ, यहाँ पे कर सकता है, जो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाउन साइड प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो फिर इस तरीके से हम हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसे बैलेंस कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से जो अनयूज्ड कैश है वो दिन ब दिन खुद की वैल्यू कम करती जाती है। साथ ही में हमने विलियम बर्नस्टाइन की जो फिलॉसफी है वो एसेट अलोकेशन का क्या कंसेप्ट है वो भी समझा। साथ ही में हमें किस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज करना चाहिए, जिसके लिए हम एक सिंपल रूल यूज कर सकते हैं 100 माइनस एज इज इक्वल टू एसेट अलोकेशन, वो भी समझा। तो इस तरीके से जो भी एसेट्स डिस्कस किए उनको देखते हुए हम खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो ना केवल हमें प्रॉफिट बना के देगा लेकिन जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करने में मदद करेगा। ऐसे ही मनी कंसेप्ट्स के अट्रैक्टिव वीडियोस हुए, फाइनेंस अपडेट हुए या फिर म्यूचुअल फंड्स के न्यूज़ हुए, इनको लेके आसान भाषा में वीडियोस आपके तरफ पहुंचाने का काम ये चैनल करता है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।